देखिए, सीरियल किलर्स की तो कई मशहूर दास्तानें हैं, लेकिन शायद ही कभी एक चर्च के अंदर किलिंग्स हुई होंगी और इन मर्डर्स का जिम्मेदार ठहराया जाएगा एक नन को। वो नन जो चर्च की हायरार्की को पार करते हुए उस चर्च की अबिस बन गई थी। क्यों इसका नाम इन हत्याओं के साथ जुड़ा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरीना सोइला केओटिस ग्रीस में पैदा हुई थी। यह 1883 का साल था और मेरीना को खुद भी एक यंगस्टर के तौर पर फैक्ट्रीज में डेली वेजेस के लिए काम करना पड़ता था ताकि उनका घर चल पाए। लेकिन हमेशा से मेरीना को पावर अट्रैक्ट करती थी और उसे विश्वास था कि एक दिन वो काफी अमीर और ताकतवर होगी। यही वजह थी कि उसने एक नन बनना तय किया, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जो उसे एक फेयर चांस दे सकती थी। इसी के साथ उसने ओल्ड कैलेंडरिस्ट को ज्वाइन कर लिया। इसी चर्च के हेड मंक मैथ्यू कर्पथोकिस ने ये पाया कि वो ओल्ड कैलेंडरिस्ट की सभी बातों से अग्री नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने ये ट्रेडिशन छोड़कर अपना एक अलग सेक्ट बनाया, जिसे कुछ लोग एक कल्ट भी मानते हैं। इस सेक्ट से जुड़े लोग आज भी मैथ्यूआइट्स के नाम से जाने जाते हैं। जब मैथ्यू ने अपना चर्च स्टैब्लिश किया तो मेरीना भी उसके साथ आ गई और साथ ही अपना नाम ही मेरीना से मरियम रख दिया। जब पुराने चर्च की ब्यूरोक्रेसी में मरियम ने उभरना शुरू किया, तभी वो मैथ्यू के भी करीब आने लगी। यही वजह थी कि जब मैथ्यू को अपने पुराने चर्च से वैचारिक विवाद हुआ तो मरियम भी उसके साथ आ गई। इन दोनों का जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट था वो एक मोनेस्ट्री शुरू करना। जब मोनेस्ट्री की नींव पड़ी तब मैथ्यू की उम्र 66 साल की थी, तो इसके लिए सारी अरेंजमेंट्स करने का भार भी मरियम के कंधों पर ही आया। मरियम ने 1925 में इसके लिए जमीन अक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अगले साल तक ये काम जारी रखा। लेकिन इस सब जमीन को एक्वायर करने के लिए उनके पास फंड्स कहां से आ रहे थे? इस मोनेस्ट्री को लेकर भी लोगों का मत यही है कि ये शुरू से ही मैथ्यू की नई मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाया इंस्टीट्यूशन है, जो फंड्स कलेक्ट करने का काम करेगा। इस मोनेस्ट्री को एक हीलिंग सेंटर की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस समय ट्यूबरकुलोसिस और टीबी की बीमारी बढ़ रही थी और इसका कोई भी क्योर नहीं खोजा गया था। डॉक्टर्स की मदद से सिर्फ पेन को कम किया जा सकता था, लेकिन मरीजों के लिए कोई होप बची नहीं थी। इन्हीं लोगों का फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि वो लोगों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस हीलिंग सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था और साथ ही डॉक्टर्स का आना भी सख्त मना था। पेशेंट्स की बात की जाए तो कई सारे पेशेंट्स को एक ही रूम में रखा जाता था, क्योंकि पेशेंट्स अब मेडिकल केयर से भी दूर हैं और उन्हें यहाँ पर कोई इलाज नहीं मिल रहा है। इसलिए वो दर्द से चिल्लाते भी थे और खून की उल्टियां भी किया करती थी। मरियम डॉक्टर नहीं थी, वो एक ठग थी जो लोगों के सामने ये दावा कर रही थी कि उसकी प्रेयर से उनका भला हो सकता है। लेकिन मरियम के लिए ये करना जरूरी भी था, क्योंकि जितने फंड्स वो चर्च के लिए ला रही थी उतना ही ज्यादा वो चर्च की रैंक्स में भी आगे बढ़ रही थी। इस बीच में मैथ्यू को एक बार जेल भी जाकर आना पड़ा था, जिस बीच मरियम को ही चर्च को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस चर्च की बात की जाए तो इसमें मौजूद ये सभी लोग एक अजीब ही तरह का धर्म बनाने चल दिए थे। मैथ्यू कभी कभी 40 दिन तक लगातार फास्ट पर चला जाता था, कभी लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता था ताकि वो भगवान को ढूंढ सकें। 1939 का साल आते आते मैथ्यू की हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि असल मायनों में मरियम ही चर्च की इंचार्ज थी और सभी जरूरी डिसीजंस उसी के द्वारा लिए जाते थे। 11 साल का इंतजार करने के बाद फाइनली मरियम को चर्च में मदर का टाइटल दे दिया गया था और इसके बाद वो जल्द ही चर्च की एबस भी बन गई, जो चर्च की बाकी नन्स की इंचार्ज होती है। मरियम के पावर को लेकर कितना फैसिनेशन था ये उसके पहनावे से झलकता था। वो एक ग्रीक स्टाइल हेड कवरिंग पहनती थी, जिसमें ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी की तरह एक नकाब होता है। इस तरह का पहनावा हाई रैंकिंग ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की नन्स पहना करती थी और मरियम भी खुद को उन्हीं की तरह देखती थी। मरियम ने अपने क्राइम्स की शुरुआत कब की ये तो ठीक से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बिहेवियर में एक फर्क दिखना शुरू हो गया था। सिर्फ अब वो पेशेंट्स की फैमिलीज को ही एक्सप्लॉइट नहीं कर रही थी, बल्कि अब वो बहुत से लोगों को चर्च के साथ जोड़ भी रही थी, जो कि कुछ वक्त में अपनी सारी प्रॉपर्टी चर्च के नाम कर देते थे। जो लोग अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी देने के लिए राजी नहीं होते थे, मरियम उन्हें धमकाती भी थी और साथ ही उन्हें टॉर्चर भी किया करती थी। मरियम का टारगेट ज्यादातर वो लोग रहा करते थे जो अब रिटायर हो चुके हैं।
या फिर वो बूढ़ी महिलाएं जो बहुत अमीर घराने से आती हैं, उनके नाम पर काफी प्रॉपर्टीज है। मरियम के लिए इस तरह के लोगों को धर्म के साथ जोड़ना ज्यादा आसान लगता था। मरियम के क्राइम्स की लिस्ट निकाली जाए तो सबसे पहले तो उसके ऊपर उन सभी पेशेंट्स की मौत की भी जिम्मेदारी बनती है जो मेडिकल केयर छोड़कर उनके हीलिंग सेंटर में आए थे। वहां पर वो लोग तड़पते हुए अपने आखिरी दिन गुजारने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा उसने झूठ बोलकर चैरिटी और डोनेशंस के नाम पर काफी वेल्थ इकट्ठी की और आखिर में जब कुछ लोगों ने उसे अपना पैसा ना देकर नाराज किया तो मरियम ने उन्हें फोर्सफुली एक बेसमेंट में लॉक करना शुरू कर दिया, जहां पर वो उन्हें टॉर्चर किया करती थी। और जब तक वो मरियम की बात मानने के लिए राजी नहीं हो जाती थी तब तक उन्हें यातनाएं दी जाती और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती। ग्रीक पुलिस ने जब मरियम को अरेस्ट किया था उस समय उसके ऊपर कम से कम 27 हत्याओं का आरोप था। इन क्राइम्स में एक केस मिस्टर और मिसेस बाका का भी था, जिनके फैमिली में उन दोनों के अलावा उनके 3 बच्चे भी थे और सभी ने मरियम से प्रभावित होकर न सिर्फ मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया था बल्कि अपनी सारी प्रॉपर्टी भी सरेंडर कर दी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मिसेस बाका इन्होंने ज्वाइन करने के कुछ समय बाद मोनेस्ट्री का असली सच जाना तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ मोनेस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी भी वापस चाहती थी। मरियम को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसलिए मरियम ने उसे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने के लिए कह दिया और जिस रूम में उसे बंद करके रखा गया वहां पहले टीबी के मरीज हुआ करते थे। अगले 6 महीने तक वो वहां पर बहुत ही कम खाने के साथ रही और जब फाइनली उसे वहां से निकाला गया तो जेल के अंदर ही वो कोमा में चली गई। कोमा में रहते हुए मरियम ने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया और उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया और बाद में जल्द ही उसकी भी मौत हो गई। मिस्टर बाका के साथ भी ऐसा ही हुआ। मरियम की ये मोनेस्ट्री अब एक टेरर सेल में कन्वर्ट हो चुकी थी और क्योंकि ये मोनेस्ट्री एक पहाड़ पर थी जहां आसपास कुछ नहीं था, इसलिए कोई भी उन विक्टिम्स की चीख पुकार नहीं सुन सकता था। मिस्टर एंड मिसेस पनागतिपोलु की फैमिली की कहानी भी कुछ इस तरह की है कि उन्हें पहले तो बहुत कम खाना देकर तड़पाया गया और जब प्रेशर में आकर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर दी तब भी मरियम को लगा कि उन्हें छोड़ना ठीक नहीं है और इसलिए इन्हें भी बंद करके रखा गया और बाद में उनकी मौत टीबी के कारण हुई, जो कि उन्हें वहीं पर रहने के कारण हुआ था और कुछ हद तक ये प्लान का हिस्सा भी था। मरियम के कंडक्ट से चर्च के अंदर के सभी लोग खुश नहीं थे, लेकिन शायद वो इतने घबराए हुए थे कि कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन सिस्टर थियोडोट ने इसके बारे में अपनी आवाज उठाई, जिसके लिए मरियम ने बाकी नन्स को ये ऑर्डर दिया कि पनिशमेंट के तौर पर सिस्टर थियोडोट को मारा जाए और इसी टॉर्चर में इंटरनल हैमरेज के कारण उसकी भी मौत हो गई। इसके अलावा सिस्टर मारिया ने भी एक बार आवाज उठाई थी और तब तक उसे इस तरह मारा गया था कि जब उसे फाइनली हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उसका चेहरा पहचाना ही नहीं जा सकता था। मारिया की इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हॉस्पिटल में ही मौत हो गई थी। मरियम के इन क्राइम्स की रिपोर्ट अब धीरे धीरे बाहर भी आने लगी थी, लेकिन अभी तक इसमें पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इसके बाद एक दिन पुलिस को अनोनिमस टिप मिलती है कि अभी कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर दी है, लेकिन उसकी बेटी का ये कहना है कि उसकी माँ बिना किसी दबाव के ऐसा कर ही नहीं सकती। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इल्जाम लगा था और वो सीधे तौर पर मोनेस्ट्री को रेड नहीं कर सकते थे, इसलिए पुलिस ने मरियम के फाइनेंशियल सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और देखा कि मरियम तो ऑलिव ऑयल और स्पीसीज के इलीगल इंपोर्ट के धंधे में भी शामिल है। लेकिन ये चार्ज भी मरियम जैसे फिगर को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था। लेकिन पुलिस के लिए ब्रेक थ्रू बनी योगिन नाम की एक औरत, जिसने पुलिस को कंप्लेन की कि मरियम ने उसे टॉर्चर किया और साथ ही उसकी 118 मिलियन यानी 7.35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। इसके साथ साथ पुलिस को एक दूसरी कंप्लेंट अमेरिका से भी आई थी। मरियम ने अपने चर्च के लोगों को दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया था ताकि वो अमीर लोगों को चर्च की तरफ अट्रैक्ट कर सके। अमेरिका से जो कंप्लेंट आई थी वो एक 18 साल की लड़की के पिता ने की थी, जिनका कहना था कि मरियम के प्रभाव में आने के बाद वो पहले तो मिसिंग हो गई, जिसमें उन्हें नहीं मालूम था कि वो अपनी मर्जी से वहां पर गई है या उसे किडनैप किया गया है। और दूसरी चीज ये थी कि उसकी बेटी ने भी अपने नाम की प्रॉपर्टी मरियम के नाम पर कर दी है। बाद में इस केस में उसकी बेटी अपने आप ही घर आ गई थी, लेकिन पुलिस के लिए ये सभी कंप्लेंट्स एक तरह से
केस को मजबूत बना रही थी। इसी सब को देखते हुए फाइनली 4 दिसंबर 1950 की रात को पुलिस ने मोनास्ट्री पर एक बड़ी रेड की, जिसमें 85 से ज्यादा पुलिस वाले शामिल थे। इसके अलावा एक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर, एक जज और एक कॉरोनर को भी सभी कुछ ऑब्जर्व करने के लिए साथ में ले जाया गया। ये पूरा सर्च ऑपरेशन रात भर चला, जिसमें सबसे पहले तो वहां रहने वाले 36 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके साथ साथ पुलिस को अलग अलग रूम्स में हाफ नेकेड औरतें भी मिली, जिन्हें क्लियरली टॉर्चर किया गया था और बिना खाने पीने के लिए काफी दिनों तक इन्हें यूं ही छोड़ दिया गया था। ये सभी औरतें काफी बूढ़ी थी जिस समय मरियम को अरेस्ट किया गया था। उस समय उनकी वेल्थ में ग्रीस में फैले 300 घर और फार्म्स थे। इसके अलावा लगभग 72,000 ब्रिटिश पाउंड का सोना और ज्वेल्स थी। अब अरेस्ट होने के बाद जनवरी 1951 में मैथ्यूआइट्स को बैन कर दिया गया था, जिस वजह से अब मरियम रिलीजन को अपने डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जिस जज के पास उसका केस गया वो मरियम के क्राइम्स को देखकर इस कदर अफेक्टेड था कि उसने एक भी केस में उसे बरी नहीं होने दिया और आखिरी 10 सालों में फ्रॉड से लेकर ब्लैकमेल और हत्याओं के जितने मुकदमे थे सभी में उसे दोषी करार कर दिया गया। दूसरी तरफ मरियम ने कभी भी कोर्ट में इन इल्जामों को नहीं कबूला और खुद को एक नन के रूप में ही पोर्ट्रे करती रही। लोगों ने मरियम की कहानी की तुलना सलीम विच ट्रायल से की थी। ये वो जमाना था जब विचेस या जादूगरनियों को लोग सच मानते थे और साथ ही उनका ये भी मानना था कि ये समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में चर्च के लोगों ने बाकियों की प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए औरतों को विचेस कहना शुरू कर दिया, जिसका उनके पास कोई डिफेंस नहीं होता था और लोग उन्हें मिलकर फिर मार देते थे और चर्च के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी हो जाती थी। इनमें भी उन औरतों को ज्यादा टारगेट किया जाता था जिनके पास वेल्थ थी, फिर चाहे वो कोई बूढ़ी औरत हो या फिर किसी अमीर आदमी की कोई विधवा। जब ट्रायल चल रहा था तो मरियम ने सभी तरह के हथकंडे अपनाए। उसने अपने डिफेंस में यही कहा कि सभी लोगों ने अपनी मर्जी से उसे वो प्रॉपर्टीज दी थी। इसके अलावा क्योंकि चर्च का कोई लीगल सेटअप नहीं होता है, इसलिए ये सब वो मरियम के नाम पर कर देते थे। पर मरियम के क्राइम्स इतने ज्यादा थे कि उसके लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग ट्रायल्स चलाने पड़े। सबसे पहला ट्रायल 1951 और 1952 के बीच में चला, दूसरा 1953 तक और तीसरा उसकी मौत के कुछ समय पहले ही खत्म हुआ था। पहले ट्रायल में उसने अपने क्राइम्स के लिए 26 महीने की सजा दी गई थी। इसके बाद दूसरे ट्रायल के क्राइम्स के लिए उसे 10 साल की सजा दी गई और आखिरी ट्रायल में उसे 4 महीने की सजा दी गई थी, जो कि उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत काफी सजा नहीं थी। पर हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि शायद एक नन और एक औरत होने के कारण उसे फांसी जैसी कोई बड़ी सजा नहीं दी गई। जिस दिन मरियम को सजा सुनाई गई उस दिन ये खबर सभी मैथ्यूआइट्स में फैल गई थी और सभी ने पूरे ग्रीस में प्रदर्शन भी किया। उन्होंने एक रैली भी निकाली जिसमें उनकी ये मांग थी कि मरियम को रिलीज किया जाए और उसे उसकी पोजीशन पर वापस स्टैब्लिश किया जाए। अब पुलिस को ऐसे में आर्क बिशप स्पिडन को भी बचाने के लिए आना पड़ा, जो कि पूरे ग्रीस के आर्क बिशप थे और मैथ्यूआइट्स का प्लान उन्हें किडनैप करने का था। मरियम ने अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताई थी दोस्तों, जिसमें ज्यादातर समय उसे भी उसके विक्टिम्स की तरह आइसोलेशन में रखा गया था। और हालांकि उसकी टोटल सजा 14 साल की ही थी, लेकिन सिर्फ 1 साल जेल में बिताने के बाद ही वो बीमार पड़ने लगी थी और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 71 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मरियम के टेरर की कहानी का एक बड़ा अहम पहलू ये भी है कि ये इतना बड़ा प्लान था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि किस तरह उसने अपने टारगेट्स को चुना। करीब 500 ऐसे अलग अलग लोग थे जो वेल्दी बैकग्राउंड से आती थी और जिनकी प्रॉपर्टी मरियम के नाम हो गई थी। उसके बचे हुए फॉलोअर्स इतने अंधे थे कि वो मान ही नहीं सके कि उन सब हत्याओं के पीछे मरियम का हाथ भी था, जिस वजह से उन्होंने वो प्रोटेस्ट अरेंज किए। आज भी दुनिया भर में कुछ मैथ्यूआइट्स मौजूद हैं जो न सिर्फ अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को इस सेक्ट का पार्ट बना चुके हैं, बल्कि अब मरियम का उनके सेक्ट में एक स्पेशल ओहदा हो गया है, जिसे एक शहीद के रूप में देखा जाता है और वो मानते हैं कि मरियम एक दिन इस धरती पर दोबारा लौटेगी। उनका ये बिलीफ दर्शाता है कि वो मरियम को एक इंसान से बढ़कर मानते थे और उसके बारे में उनकी वही प्रेडिक्शन है जो ट्रेडिशनली ईसाइयों की जीसस के बारे में रही है। मरियम के बारे में ये मिथ
गढ़ा गया है कि उससे सभी मेल प्रीस्ट और मंक्स जेलस रहते थे और जिन हत्याओं का आरोप मरियम पर लगाया गया वो सभी नेचुरल डेथ्स थी, क्योंकि हीलिंग में सिर्फ टीबी के पेशेंट्स आते थे जो कि एक लाइलाज और बीमारी थी, और बाकी लोग भी जो चर्च को ज्वाइन करते थे वो बूढ़े होते थे। मरियम इसके बाद कई फीमेल सीरियल किलर्स पर लिखी गई बुक्स का हिस्सा रही हैं, जिसमें से कैरी सेग्रेव की किताब वुमन सीरियल एंड मास मर्डर्स में मरियम के विक्टिम्स की कुल संख्या 177 बताई गई है। अगर मैथ्यूआइट्स की बात करें तो ये साफ नहीं था कि उनकी लीडरशिप की कमान फिर किसने संभाली, क्योंकि सिर्फ ग्रीस ने उन्हें बैन किया था, लेकिन बाकी देशों में अभी भी उनके फॉलोअर्स मौजूद थे और आज भी हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।